हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डे टू लर्न में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो 10th शेड्यूल है भारतीय संविधान की वह क्या है। इसके बाद हम देखेंगे दल बदल विरोधी कानून है, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, वह क्या है। इसके बारे में हम देखेंगे कि यह आखिर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, ये जो कानून है यह क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो दल बदल विरोधी कानून है, दरअसल इसके कमियां क्या क्या है। बेसिकली हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो दल बदल कानून है वह क्या है। इसके बाद हम देखेंगे आया राम गया राम का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया। ठीक है, तो दोस्तों इस टॉपिक के बारे में हम उतना पढ़ेंगे जितना पूछा जा सकता है। ठीक है, चौथा पार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अनुसूची 10 है ये हमको बेसिकली क्या बताती है, तो ये हमको बताती है कि जो स्पीकर है उसको यह शक्ति प्रदान की जाती है कि वह जो सदन है, ठीक है, या तो वह विधानसभा हो गई या लोकसभा हो गई, उनके जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता को खारिज कर सकता है कई आधारों पर। तो दोस्तों, जो 10वीं अनुसूची है बेसिकली यह मूल संविधान का पार्ट नहीं था। इसे लाया गया 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। तो यह लाई इसलिए गई थी क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, जो कि निर्वाचित सदस्य थे, वह क्या करते थे कि चुनाव के बाद जो अपनी राजनीतिक पार्टी है जिसका सिंबल से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो बाद में क्या करते थे कि वो उस पार्टी में जो अपना दल है उसको बदल कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते थे। तो बेसिकली ये इस वजह से जो दल बदल विरोधी कानून है इसको लाने के लिए 10th शेड्यूल भारतीय संविधान में जोड़ी गई। आशा है आपको 10th शेड्यूल क्या है इतना तो पता चल गया होगा। दोस्तों, अब देखते हैं कि जो दल बदल कानून है वह क्या है। तो दल बदल विरोधी जो कानून है बेसिकली ये उन एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सदन के किसी भी सदस्य, या चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए हो, उसको दंडित करने के लिए लाया गया है, जो कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते थे। ठीक है, जो अपना दल एक्सचेंज कर लेते थे। जैसा कि हमने पढ़ा, जो 10वीं अनुसूची है वह उसमें बात की गई है एंटी डिफेक्शन लॉ की, जो कि लाया गया था 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों, ये क्यों लाया गया? बेसिकली ये इसीलिए लाया गया ना, ताकि कोई भी व्यक्ति है वो पार्टी चेंज ना करे और जो सरकार है उसमें स्थायित्व बरकरार रह सके। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो दोस्तों 1967 का टाइम था, इंदिरा गांधी जी संसद में थी। तो बेसिकली क्या होता था कि कई राज्य सरकारों में बेसिकली एक ही कांग्रेस सरकार थी पहले। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, कई क्षेत्रीय जो सरकारें हैं वह उभरी, तो जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो बेसिकली इन क्षेत्रीय सरकारों से जुड़ गए और अपना दल बदल कर उनमें जुड़ गए। तो इससे निपटने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिन्हें बोलते हैं वाई.वी. चौहान कमेटी, जिन्होंने 1967 और 1969 में उनके सुझाव है वो प्रस्तुत करे। लेकिन क्या हुआ कि जो संसद है उसमें तत्कालीन जो सरकार थी उसके पास समर्थन प्राप्त नहीं था, तो ये जो कानून है वो लागू नहीं कर सके। तो इसीलिए, ठीक है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसकी जो अवधारणा है वो हमारे सामने आती है, क्योंकि जो क्षेत्रीय रूप में जो कांग्रेस की सरकारें थी कई राज्यों में, तो उसमें क्षेत्रीय जो दल थे वो उभर रहे थे और कांग्रेस का वर्चस्व धीरे धीरे कम हो रहा था। दोस्तों, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो एमपीज हो गए, जो एमएलएज हो गए, उनको किसी भी प्रकार के पेनल्टी से दंडित नहीं करता है। जबकि और इसी प्रकार जो जिस पॉलिटिकल पार्टी में वो शामिल होने वाले हैं, उन्हें भी इस प्रकार की पेनल्टी से दंडित नहीं किया जाता है। इस कानून में 1985 का जो कानून है उसमें लिखा था कि अगर कोई किसी पार्टी के सदस्य अगर 1/3 बहुमत से किसी दूसरी पार्टी में विलय हो जाते हैं, तो उन पर भी जो ये दल बदल विरोधी कानून है वह लागू नहीं होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, 91th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसमें लिख दिया गया कि जो 2/3 है, ठीक है, यानी किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तब जाकर उसको इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। तो हमने इसमें क्या जाना, तो हमने जाना कि कोई भी एमपी हो गया, जो एमएलए हो गया, उसकी केवल सदस्यता रद्द की जाती है अगर वह किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, और इसी प्रकार उस पार्टी जिस पार्टी को वह ज्वाइन कर रहा है उस पर भी किसी भी प्रकार की पेनल्टी अप्लाई नहीं की जाती है। तो बेसिकली जो एमपी एमएलए दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है उसकी सिर्फ सदस्यता छीन ली जाती है। और दोस्तों, जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है ये 1985 में बनाया गया था। तब इसमें ऐसा प्रावधान था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य एक साथ मिलकर किसी अन्य पार्टी में विलय करते हैं तो उन पर भी यह कानून लागू नहीं होगा। लेकिन 91th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 हुआ और उसमें सिंपली हमको बता दिया गया कि यह कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक अगर 2/3 जो सदस्य है वह टूटकर किसी अन्य पार्टी में नहीं हो जाते। जो सदस्य इस कानून के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई हुआ है, तो वह जो जिस सदन में वह डिस्क्वालीफाइड हुआ है वह उसी सदन में फिर से चुनाव लड़ सकता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसे चुनाव लड़ने से मना किया जाएगा। वह दूसरी पार्टी से, जिस पार्टी को वह ज्वाइन करना चाहता है, किसी भी पार्टी से दूसरी बार चुनाव लड़ सकता है उसी सदन में। तो यह तय कौन करेगा कि दल बदल आखिर हुआ है कि नहीं, ठीक है, किसी भी सदस्य ने दल बदल किया है कि नहीं, यह तय कौन करेगा? तो यह तय करेगा किसी भी सदन का स्पीकर, ठीक है, या फिर चेयरमैन। वो इस चीज़ को तय करेगा कि
उसने जो सदस्य है उसने वास्तव में दल बदल किया है कि नहीं, और यह जो डिसीजन रहेगा जो कि स्पीकर लेगा उसके ऊपर किसी भी प्रकार का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो बेसिकली जो डिसीजन चेयरमैन देगा या स्पीकर देगा कि किसी भी सदस्य द्वारा दल बदल किया गया है कि नहीं, तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। इस कानून में यह नहीं बताया गया है कि एक टाइम फ्रेम नहीं दी गई है कि जो ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा उसको ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं दी गई है कि वह डिफेक्शन का जो केस है उस पर अपना जो निर्णय है वह प्रोवाइड करे उस टाइम लिमिट के अंदर। चलो दोस्तों जान लेते हैं कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है 1985 का, इसके अंतर्गत किन आधारों पर उन जो सदस्य हैं उनकी जो सदस्यता है वह खारिज की जाती है। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कांग्रेस से चुनाव लड़ता है और वह सदस्य बन गया है, वह निर्वाचित हो चुका है, और उसने क्या किया है कि उसने जो कांग्रेस सरकार है, जो कांग्रेस की पार्टी से उसने चुनाव लड़ा था, जिस टिकट से उसने चुनाव लड़ा था, उस जो पार्टी है यानी कि कांग्रेस है, उससे क्या करा उसने, उस पार्टी की जो मेंबरशिप है उससे उसने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, कुल मिला के उसने उस पार्टी को छोड़ दिया। तो क्या होगा कि उस पर जो दल बदल विरोधी कानून है वह लागू हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पार्टी व्हिप के अलावा किसी अन्य निर्णय पर पहुंचता है, मान लीजिए उसने क्या किया कि उसने वो जो निर्वाचित सदस्य है उसने क्या किया कि जो सदन में जो अविश्वास प्रस्ताव होते हैं, जो विश्वास प्रस्ताव होते हैं, जो धन्यवाद प्रस्ताव होते हैं, या फिर अन्य जो संसदीय प्रस्ताव होते हैं, उसमें क्या किया, जो पार्टी रहती है जिस पार्टी से वह बिलोंग करता है, उस पार्टी द्वारा निर्देश जो पार्टी के व्हिप उनको बताए जाते हैं उनको मानने से मना कर दिया। ठीक है, और उसने क्या किया कि उसकी खुद की पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी को वोट दे दिया। ठीक है, या फिर वो क्या करता है उस वोटिंग में भाग ही नहीं लेता है, तो बेसिकली उसकी जो सदस्यता है वह रद्द की जा सकती है। लेकिन अगर 15 दिन पहले ही अगर वो पार्टी को बता दे जो वोटिंग है उसमें अनुपस्थित रहूंगा, तो यह जो दल बदल विरोधी कानून है उस स्थिति में लागू नहीं होगा। तो स्वतंत्र रूप से निर्वाचित व्यक्ति रहता है, ठीक है, उसने क्या किया कि उसने किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। ठीक है, पहले वह स्वतंत्र रूप से निर्वाचित हुआ था, ठीक है, उसका संबंध किसी पार्टी से नहीं था, लेकिन उसने जब इलेक्शन हो गया और वह जीत गया, उसने क्या किया कि उसने किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो उस केस में भी क्या होगा कि जो दल बदल विरोधी कानून है वह लागू हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति है वह 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और जो मनोनीत किए गए जो सदस्य है वो 6 माह के भीतर चाहे तो किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, वो 6 मंथ के जो अंदर है, 6 मंथ के अंदर वह किसी भी पार्टी को अगर ज्वाइन करेंगे तो उन पर दल बदल जो कानून है वह लागू नहीं होगा। लेकिन अगर 6 माह के बाद अगर वह किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो जो उनकी सदस्यता है वह सिंपली खारिज कर दी जाएगी, उनकी समाप्ति हो जाएगी। तो बेसिकली जो राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं उनको यह अवसर प्रदान किया गया है कि वह 6 महीने के भीतर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो उन पर दल बदल विरोधी कानून इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष है या फिर विधानसभा अध्यक्ष है उसके संबंध में भी जो दल बदल कानून है वह लागू होंगे कि नहीं, ये हमको जानने की आवश्यकता है। तो दोस्त होता क्या है कि मान लीजिए कि ओम बिरला जी, ठीक है, जो कि लोकसभा में अध्यक्ष है, ओम बिरला जी अगर बीजेपी के हैं तो वो बीजेपी का अगर सपोर्ट करेंगे पद पर रहते हुए तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वह किसी अन्य पार्टी का सपोर्ट कर देते हैं तो उन पर जो दल बदल कानून है वह लागू हो जाएगा। ठीक है, और जो लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा देने के बाद वह किसी भी पार्टी का जो है वह सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस्तीफा अगर नहीं दिया है तो वह अगर अपनी पार्टी का सपोर्ट करेंगे तब तक तो ठीक है, ठीक है, उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन अगर वह अन्य पार्टी का समर्थन कर देते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा। दोस्तों ये याद रखने वाली बात है कि अगर मान लीजिए बीजेपी है, बीजेपी से ही किसी सदस्य को बर्खास्त कर दिया जाता है, ठीक है, मान लीजिए मोदी जी को बीजेपी से निकाल दिया गया, तो उस स्थिति में जो दल बदल कानून है वह लागू नहीं होता है, वह फिर भी उस सदन के सदस्य रहेंगे। दोस्तों हम बड़े लेवल पे तो समझ चुके हैं कि जो लोकसभा है, विधानसभा है, उसमें किन आधारों पर दल बदल के जो कानून है वह लागू होते हैं। इसके अलावा जो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उनमें भी दल बदल अधिनियम लागू होते हैं क्या? तो दोस्तों ये डिपेंड करता है राज्य विधानसभा के ऊपर। ठीक है, मध्य प्रदेश में इन निकायों के जो सदस्य हैं उन पर दल बदल लागू नहीं होता है, और जो जिस भी रिस्पेक्टिव स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और जो ग्रामीण पंचायत हैं, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है, उनके चुनाव क्योंकि दलीय आधारों पर नहीं होते, कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है, इसलिए बेसिकली इन पर दल बदल जो अधिनियम है वह लागू नहीं होता है। ये जो दल बदल कानून के जो मामले हैं उसका निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है? तो उनका अधिकार होता है, जैसे कि मान लीजिए लोकसभा है तो लोकसभा का जो निर्णय है वह लोकसभा अध्यक्ष के हाथों में होगा, और जो राज्यसभा है उसका राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उनके हाथों में होता है, और विधानसभा के सदस्य का जो सिंपली सी बात है कि जो विधानसभा का अध्यक्ष है वह निर्णय लेगा दल बदल के संबंध में। दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जो चेयरमैन है, जो सभापति है, ठीक है, और जो स्पीकर है, उनके जो निर्णय है उनको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन 1992 से पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उसके बाद होता है 1992 में कोरोतो होनेहल बनाम भारत संघ का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय देते हुए कहा था कि
जो अध्यक्ष है ना, इसके निर्णय को उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में भी चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों, जो दल बदल कानून है उसके बहुत सारी कमियां हैं, उसके बहुत सारे डिमेरिट्स है। कैसे डिमेरिट्स है? जो सदस्य की जो स्वतंत्र इच्छा है और जो शक्ति है, वह पार्टी व्हीप के बाहर जाकर वो किसी भी प्रकार से सोच नहीं सकता। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको किसी भी जो पार्टी है उसके जो डायरेक्शंस है उनको ही आंख बंद कर कर मानना पड़ेगा। तो इसी आधार पर क्या हुआ, उसकी जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 वह छीन ली गई। ठीक है, और दोस्त इसके बाद क्या होता है कि जो स्पीकर का जो रोल है, ठीक है, स्पीकर का जो दायित्व है वो बहुत ही विवादास्पद है। कैसे विवादास्पद है? तो जो मान लीजिए बीजेपी की सरकार है और स्वाभाविक रूप से बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का ही स्पीकर होगा। और मान लीजिए बीजेपी के सदस्य चाहते हैं कि वो किसी अन्य पार्टी में जाकर मिल जाए, तो जो स्पीकर होता है वो क्या करता है? वो डिले कर देता है। बेसिकली यह निर्णय किसका होगा कि दल बदल हुआ है कि नहीं? तो यह निर्णय होगा स्पीकर का। तो वह जो स्पीकर है वह क्या कर देता है कि जो अपना निर्णय है वो देने में देरी कर देता है। तो दोस्तों, जो यह एंटी डिफेक्शन लॉ है बेसिकली यह मर्जर को सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर 2/3 से अधिक जो सदस्य है वह अगर किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। लेकिन अगर कोई एक सदस्य एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्प्लिट होना चाहता है तो उसके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। सिंपली उसकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी और फिर से चुनाव उसको लड़ना होगा। जो सबवर्जन होता है, ठीक है, इलेक्टोरल मैंडेट्स का, जो मान लीजिए आपने चुनाव लड़ा लेकिन आपको क्या हुआ कि आपको ऐसा दिखा कि दूसरी पार्टी में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे फाइनेंशियल गेन्स होंगे, इसके बाद मुझे मिनिस्ट्री की जो पद है वो उसके लिए बेसिक, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई ऑफर कीजिए करेगा कि आपको हम जल मंत्री बना देंगे, विद्युत मंत्री बना देंगे, तो बेसिकली आप उस पार्टी को ज्वाइन करने की सोच लेंगे। तो इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को दल बदल कराना होगा तो वह उन्हें प्रलोभन देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो फंक्शनिंग है गवर्नमेंट्स की उसको टाल दिया जाता है। बेसिकली क्या है कि कोई भी मंत्री आ रहा है पार्टी में, कोई भी मंत्री जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो पार्टी की और जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है उसमें अस्थिरता आ जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था 1967 में कई जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें कांग्रेस के जो सदस्य है वह टूटकर ज्वाइन होने लगे थे। तो इसी प्रकार एक जो मंत्री थे उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस को 8 दिन के अंतर्गत 4 बार छोड़ा और ज्वाइन किया। मतलब उन्होंने क्या किया कि एक बार कांग्रेस छोड़ी, फिर अन्य पार्टी को ज्वाइन किया, फिर वापस कांग्रेस ज्वाइन कर ली, उसके बाद फिर वापस अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लिया, और लास्ट में क्या हुआ कि उन्होंने जिस पार्टी को ज्वाइन किया था उसको फिर से छोड़कर फिर से कांग्रेस में आ गए। तो इसी कारण से एक जो स्लोगन है वो बहुत ही प्रचलित हो गया, आया राम गया राम। तो दोस्तों, आया राम जो गया राम जो स्लोगन है वो 10वीं अनुसूची के जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उससे ही संबंधित है। और दोस्तों, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है बेसिकली प्रमोट करता है हॉर्स ट्रेडिंग को। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब घोड़ों को व्यापार की बात नहीं हो रही है। बेसिकली जो हॉर्स है उसको भी बुरा लगता हो कि यार पॉलिटिशियंस ने मुझे भी नहीं छोड़ा। जोक्स अपार्ट, दोस्त देखते हैं कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है वह जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको मोटिवेट करती है कि चलिए आइए दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो बेसिकली इस अनुसूची में हमने पढ़ा कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वह क्या है और किन आधारों पर यह लागू होता है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।